एक लड़की बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी कमरे में रो रही थी और उसकी माँ उसे डांट रही थी। आज के बाद इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आदित्य, इसे कह दो कि इसके साथ जो चाहे सलूक करे, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसने शादी वाले दिन हवेली से भागकर साबित कर दी कि जो वर्षों पहले मैंने जो गलती की थी, उसी गलती को इसने दोहरा दिया है दोबारा। मैं इसकी अच्छी परवरिश करके अपनी इज्जत, अपने ऊपर दाग लगे हुए को मिटाती रही और यह दाग फिर से उभर आया है। वह जल्दी से अपने माँ की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी माँ बोली, खबरदार जो मेरे करीब भी आई तो दूर ही रहो मुझसे। रमा जी ने मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन से इशिता के चेहरे पर घूंघट कर दी और बाहर ले आई, जहां सारे रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी खराब तबीयत का बहाना बनाकर शादी की जल्दबाजी कर दी गई थी और फिर जल्दबाजी में ही उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। मेहमानों को कहा गया कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे जल्दी से रस्म करवाए गए और आदित्य के कमरे में उस लड़की को पहुंचा दिया गया, जहां की आदित्य की सुहागरात की सेज सजी हुई थी और उसे सजी हुई सेज को देखकर इशिता के रोंगटे खड़े हो चुके थे, जिससे कि बचने के लिए उसने हवेली से भाग चुकी थी, फिर भी उसी की कैद में आ गई थी। एक बार वह फिर से डर के मारे कांपने लगी थी। वह कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी और इशिता इस वक्त कहीं और खो चुकी थी और वह अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी, जो कि उसके साथ घटा था और उसकी माँ के साथ। उसकी माँ इस घर की कुछ भी नहीं लगती थी, फिर भी वह इस घर के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखती थी, क्योंकि जब इस बंगले के मालिक जो कि प्रशांत सिंह थे, जो कि उमा सिंह के पिता का नाम प्रशांत सिंह था, बात उस वक्त की है जब उमा सिंह की शादी हो चुका था रमा देवी से। उमा सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह की पत्नी की कजन साथ में ही रहती थी। उनकी कजन सिस्टर की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उनका एक्सीडेंट हो चुका था, इसीलिए वह उन्हीं के साथ रहती थी। प्रशांत सिंह गांव के जाने माने रईस कहलाते थे। उनके पास घर, जमीन, जायदाद, बंगले सब कुछ बहुत ज़्यादा ही थे, इसीलिए लोग उनको गांव में बहुत आदर सम्मान दिया करते थे। वह सबकी मदद भी किया करते थे। वह बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान थे। वह अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुके थे। तब उन्हें भी सरोजनी की बहुत फिक्र होती थी। वह सरोजनी को अपनी बेटी जैसा मानते थे। सरोजनी की भी शादी तय कर चुके थे। 10 दिन बाद ही उसकी बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सरोजनी घर से भागकर शादी कर ली थी, वह भी गांव के किसी लड़के के साथ में। प्रशांत सिंह आंखें बंद करे अपने कमरे में पड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ में सरोजनी को भी बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों के बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। बच्चों के बचपन में उनकी दादी जिंदा थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत, धर्मेंद्र और सरोजनी बड़े हुए थे तो प्रशांत की पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई थी और तब से उन्होंने खुद ही बच्चों का पालन पोषण किया था। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी भी नहीं किए थे। उमा सिंह की भी शादी किए हुए 5 साल बीत चुके थे। सरोजनी, जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी और उसकी भी शादी होने वाली थी। उमा की शादी के 5 साल बाद भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन रमा अभी से उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी गोद जरूर भर जाएगी और ऐसा ही हुआ। 8 साल बाद एक बच्चा हुआ, जिसका नाम आदित्य था। बुढ़ापे में दोनों बच्चे की तरफ से प्रशांत सिंह को दर्द ही मिला था और यही बात उनके दिल पर गहरी चोट कर गई थी। धर्मेंद्र सिंह की कोई भी औलाद नहीं हुई और इस वजह से प्रशांत सिंह बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हुआ करते थे और सरोजनी उनकी इज्जत को रौंद कर चली गई थी। आखिर उनकी लड़की नहीं थी और वह शादी करके जब घर आई तो प्रशांत सिंह जी उसे घर से निकाल दिए और बोले, जाओ यहाँ से, आज से कभी भी घर मत आना। लेकिन वह शहर चली गई और वहीं रहने लगी थी। सब लोगों ने उसे उनकी ही बेटी मानते थे। वह अपने कमरे में चुपचाप लेटे हुए थे। जब नन्हा सा आदित्य कमरे में दाखिल हुआ था, दादाजी उसकी मासूम सी आवाज़ से उन्हें उस मासूम से इस शब्द में क्या जादू था कि प्रशांत सिंह का दिल उस मासूम के लिए तड़पा था। उन्हें एक नया एहसास मिला था। वह खुद को उसे बाहों में भरने से रोक न सके। इससे पहले कि आदित्य उनके करीब आता, वह प्यार तो करते थे लेकिन उसे हिसाब से नहीं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही वह टूट चुके थे। इंसानों के साथ भी घुल
मिल जाता है। अगर प्यार से कोई भी बात करे तो प्रशांत जी की तरफ भी आदित्य अपने कदम बढ़ाता था। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर आदित्य को अपने करीब बुलाए थे। इस वक्त उन्होंने दिल में फैसला किया था कि सरोजनी के लिए उनके दिल में बेतहाशा नफरत और गुस्सा करने लगे थे। उन्होंने इसी वक्त वसीयत तैयार किए थे जिस समय उन्होंने सारी दौलत, सारी जायदाद, यह हवेली सब आदित्य के नाम कर दिए थे। यह उनका जज्बात में उठाया गया फैसला था जो उन्होंने सरोजनी के द्वारा दी गई बदनामी के दर्द को सहकर उठाया था। और उसी रात प्रशांत जी गहरी नींद में सो गए थे। ऐसा सोए कि वह फिर कभी उठ नहीं पाए, दुनिया वालों के सामने नहीं रह सके थे। इसीलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत अपने वकील तक पहुंचा दिए थे। जब प्रशांत जी के मरने के बाद वह वसीयत उमा सिंह को मिली थी तो वह हैरान रह गए थे। कहाँ तो वह आदित्य को पोता मानते थे, लेकिन वह धर्मेंद्र को कुछ भी नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या था? वह मन में सोचने लगे कि धर्मेंद्र भी तो मेरा ही भाई है। उधर जब सरोजनी को पता चला कि यह खबर की, उसके मुंह बोले पापा ने सारी दौलत एक ही बच्चे के नाम कर दी है तो वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हवेली में उसका जाना उसके लिए सही नहीं था। वह इस दलदल में फंस चुकी थी कि वह जिससे शादी की थी उसका पति बहुत ज़्यादा ही शराबी था और वह उसके साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी ज़िंदगी नरक में झोंक चुकी है। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा ही दुखी थी और इस वक्त वह ऐसा आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी क्योंकि हवेली में उसे हर सुख सुविधा मिलती थी जिसकी वह आदी हो चुकी थी। अब वह यह चाहती थी कि वह हवेली जाए और वहां से अपने हिस्से का जायदाद ले ले, जबकि वह सरोजनी उनकी बेटी भी नहीं, लेकिन वह तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। इसीलिए बाप के मरने पर भी वह हवेली नहीं आई थी और फिर अपने बाप के मरने के 4 साल बाद सरोजनी हवेली आई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी जो उसने अपने मुँह बोले भाई उमा सिंह की गोद में डाल दी थी और रोते हुए भाई के कदमों में बैठ गई। भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं इस घर की दहलीज को लांघ करके चली गई थी, लेकिन अब मैं वह गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप लोगों से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरी बच्ची को अपनी छत्र छाया में ले लीजिए, अपने आदित्य के लिए उसके नाम कर लीजिए। बड़े होने के बाद इसे अपने आदित्य की दुल्हन बना लेना। मैं अपनी इशिता को अब अनजान और गैर लोगों में रखना नहीं चाहती, क्योंकि दामोदर से शादी करके मैं जान ली है कि यह दुनिया बहुत ही बेईमान होती है। किसी पर विश्वास करना बहुत बड़ी गलती होती है। जबकि उमा सिंह सरोजनी की बात सुनकर हैरान हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि सरोजनी सिर्फ यह दौलत वापस हथियाना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी आदित्य के साथ करना चाहती थी। रमा जी एक दरिया दिल की औरत थी। उन्होंने अपने पति को सरोजनी के लिए मना लिया था और वह भी राजी हो चुके थे। हाँ, दोनों बड़े होने पर बच्चों की शादी कर दी जाएगी। सरोजनी ये सुनकर के बहुत खुश हुई थी। ऐसे ही वक्त बीतते गए और जब 18 साल के एक लंबे समय गुजर गया तो आदित्य शहर का एक जाना माना डॉक्टर बन गया था। आज भी वह घर लेट आया था, जिस पर उसकी मां नाराज थी। 27 साल का वह डॉक्टर आदित्य सिंह मर्दाना बॉडी और आज़ाद ख्यालात के भरपूर जवान मर्द, बेइंतहा का जिद्दी, मगरूर और एटीट्यूड का भरा था, पर दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। लेकिन माँ से उतनी ही मोहब्बत करने वाला लड़का था और उन पर जान निछावर करने वाला था। वह आया और अपनी माँ से बोला, सॉरी माँ, आज किसी केस में फंस गया था, उन्हें रिसीव करने जा रहा था बेटा, लेकिन तुम भूल गए हो। वह पता भी है तुम्हारी सरोजनी आंटी जवान बेटी के साथ अकेली शहर से गाँव आ रही है, कोई हादसा भी हो सकता है। उनकी बात पर आदित्य गुस्से में बोला कि जवान बेटी को गांव लाने की ज़रूरत क्या थी, जिस पर रमा जी ने उसके गुस्से को शांत करते हुए कहा, हाँ मैंने सरोजनी से कहा कि आदित्य शहर से वापस आते ही ले आएगा, पर वह तो आ गई। रमा जी आदित्य को भेजती ही रही थी कि उन्हें लेकर आओ, उनको चैन नहीं आता था। वह भी बहुत प्यार से उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। माँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई न? अब की बार घड़ी पर वक्त देखते हुए अंदाज में पूछा था। नहीं, वह एक लड़का है ना, नया मिल गया है, रास्ते में वही लेकर आया है। उन्हें हवेली तक बड़ा समझदार था और बहुत ही शरीफ बच्चा था, भोला
उनके घर की पुरानी नौकर का बेटा था जो कि शहर जाकर पढ़ता था। रोजाना शहर आना जाना था। भोला ने आदित्य की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। वह वाकई एक शरीफ इंसान था। चलिए ठीक है, मैं रेस्ट कर लूँ, काफ़ी थक गया हूँ। मोबाइल पर मैसेज आते देखा, वह उठा था। खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर सोना, रमा ने मोहब्बत भरी आवाज़ से कही। आदित्य बोला, नहीं भूख नहीं है मम्मी, आप सो जाइए। वह उन्हें गुड नाइट कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कितना वेट करो आदित्य, और कॉल पिक कर लो। उर्वशी का मैसेज पढ़ते हुए उसकी आई कॉल को देखकर मुस्कुराया। कॉल उठाया और यस कहता हुआ वह एक इंसानी से पूरी तरह से टकरा गया। मोबाइल को छोड़कर वह अपने साथ टकराए हुए उस इंसान को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया। सीने से लग गया। टकराव इतनी जोर का था और अचानक था कि इशिता का माथा भी झंझना गया था। वह 18 साल की खूबसूरत नैन नक्श वाली इशिता इस टकराव पर पूरी तरह से हड़बड़ा गई थी, जबकि आदित्य सिंह ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरा। आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ अपना फ़ोन उठाया जो कि अब बंद हो चुका था और मोबाइल पर अच्छा खासा स्क्रैच भी पड़ा था। तुम अंधी हो जो दिखाई नहीं देता है तुम्हें? वह उस पर गुस्से से भड़का। तो सॉरी आदित्य जी, वह गलती से हो गया। वह कानों को हाथ लगाते हुए वह मासूमियत भरी आवाज़ में बोली। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं? वह गुस्से से उस पर चीखा था, जबकि इशिता भरी नज़रों से उसके आगे बढ़ गई थी। बालों को झटका देते हुए वह अब नॉर्मल अंदाज में अपने कमरे में थी जहां उसकी माँ पहले से मौजूद थी। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक लगाती उनके करीब आई। मिशन इज सक्सेसफुल माँ, वह खुशी से माँ को गले लगाते हुए बोली। संभाल मेरी बच्ची, इस तरह से अपने काम पर लगी है। वह दिन दूर नहीं कि जब आदित्य भी तुम्हारा होगा और यह पूरी हवेली भी तुम्हारी होगी। वह वैसे तो हमारी ही है, लेकिन यह आदित्य उस पर कुंडली मारकर बैठ गया है। बस मेरी बच्ची, अपना मकसद नहीं भूलना। सरोजनी इस वक्त अपनी बेटी को समझा रही थी कि किसी तरह से फंसाकर आदित्य से तुम शादी कर लो ताकि हम इस घर में रह सके और यह सारी जायदाद हमारी हो सके। वह इसीलिए तो आई थी इस हवेली में। सारी बातों से बेखबर वह अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने वाली थी। वह अभी नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी, बल्कि वह फ़ोन करने वाली लड़की कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी। लेकिन आदित्य तो उसे फ्रेंड ही मानता था, लेकिन वह लड़की आदित्य की गर्लफ्रेंड मानती थी, और वह इसलिए कि उस लड़की की नीयत में खोट थी। वह भी जायदाद के लिए आदित्य के साथ शादी करना चाहती थी। अगली सुबह आदित्य अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोला, डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठा, और रमा जी बोली, इशिता बेटा यह काम करो कि यह जूस गिलास में डाल करके आदित्य को दो। जिस पर आदित्य के माथे पर बल पड़े। इशिता ने गिलास में जूस उड़ेला और गिलास लिया आदित्य की तरफ बढ़ी। आदित्य ने गिलास थाम लिया, लेकिन इस दौरान इशिता का हाथ आदित्य के हाथ से टच हो गया, जो कि आदित्य को बहुत अजीब लगा। इशिता घबराहट अपनी जगह पर वापस बैठ गई, जबकि जूस पीते हुए आदित्य की नज़रों का निशाना, और वह 20 साल की लड़की थी जो दिखने में तो मासूम लग रही थी लेकिन थी नहीं। जूस फिनिश कर आदित्य उठ गया, सबको एक साथ बाय कहा, हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जबकि अस्पताल जाकर दिल सुकून में आया था, क्योंकि आदित्य की नज़र में वह बहुत बुरी तरह से नज़र में रही थी। वह जिस तरह से इशिता को देख रहा था, इशिता को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद इशिता ने गहरा सांस लिया था। उर्वशी जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची, यूनिवर्सिटी के गेट पर आदित्य को अपनी बड़ी सी गाड़ी लिए हुए खड़ा देखकर दिल के गहराई में मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। अपनी गाड़ी से निकलते ही वह आदित्य के तरफ कदम बढ़ा दी। आदित्य उर्वशी को अपनी तरफ आता देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बोला, रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अभी यूनिवर्सिटी आए हो, माफ़ी ही मांगने वाले हो ना? डॉक्टर साहब, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, वह इतना कहकर बोली। आदित्य को बहुत प्यारी लग रही थी। फाइल गिर गया था, रात से बंद है, यह देखो तुम्हारे सामने है, अभी ठीक करवाने के लिए दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने यही सोचा था कि पगली यूनिवर्सिटी के पास जाकर उसे पूछूं कि क्या बात है जो रात को फ़ोन आया था। रात में से ही कितनी कोशिश करी बात करूँ, जानते हो कि मैं कितनी रात को बेचैन थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है और अब मुझसे इतने जोरों की भूख लग रही है।
वह बोली तो बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। आदित्य बोला, मेरी जान चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। आदित्य की मोहब्बत में वह हवाओं में उड़ रही थी। खुशी से उसके साथ उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए वह खुद को भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा ऑफिसर समझ गई थी। आदित्य को उसकी यही एक आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वह नाराज़ तो होती थी लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ही मान जाती थी। वह उसके लिए एक रेस्टोरेंट में आया जहां उसकी मनपसंद का नाश्ता करवाया और दोबारा उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। आदित्य ने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर दे दिया था और कुछ ज़रूरी काम में लग गया था। एक ज़रूरी केस हैंडल करना था और वह शहर वाले अपार्टमेंट में ही रह रहा था। उर्वशी कभी कभार जाकर उसको थोड़े बहुत टाइम पास करवा दिया करती थी और तभी एक बार अचानक इसी तरह शहर चली जाती है जहाँ की आदित्य रहता था और देखते ही आदित्य की दोस्त उर्वशी भी उसके साथ उसके घर में बैठी हुई है। यह देख करके वह तो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उधर आदित्य भी इशिता को देखकर हैरान हो चुका था कि अचानक से इशिता कैसे आ गई। यह देखकर कि उर्वशी भी गुस्से में हो गई थी कि यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। आदित्य उर्वशी से बोलता है कि यह मेरी सरोजनी आंटी की लड़की है, तुम यहीं रुको, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। और वह उसके साथ चल पड़ता है और पूरे रास्ते ही वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि उसकी माँ इशिता को भोला के साथ अकेले कैसे छोड़ सकती है। उसके तन बदन में आग लग रही थी। घर पहुँचते ही गाड़ी रोककर वह इशिता का हाथ पकड़े अंदर की तरफ लेकर गया। सभी लोग उन दोनों का ही वेट कर रहे होते हैं और जाग रहे थे। संभालिए इसे, खबरदार कि आज के बाद मैंने इसको बगैर इजाज़त के बंगले से बाहर निकले देखा या फिर किसी गैर के साथ यह बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य सिंह इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि पूरे बंगले की ईंट हिल चुकी थी। इशिता माँ के पास जाकर आंसू बहाने लगी थी। आदित्य बेटा रिलैक्स, बच्ची है, बड़ी होगी तो खुद ही संभल जाएगी। उमा सिंह ने आदित्य को बोले, कूल डाउन, कैसे समझेंगी पापा, 20 साल की हो चुकी है, इतनी भी बच्ची नहीं है। और सरोजनी आंटी, आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने गैर के साथ इतनी दूर शहर भेज दी। यह पहली बार हुआ है, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ, अगली बार इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वह गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह तो शुक्र करो कि भोला एक शरीफ बच्चा है, कहीं और ले जाता तो हम क्या कर लेते। माफ़ कर देना भाई, गलती हो गई है, आगे से ख्याल रखूँगी। सरोजनी ने फ़ौरन अपनी गलती मान ली थी और इशिता को कमरे में लेकर चली गई। इस वक्त आदित्य को भी यही समझ में आया कि इस वक्त उसका दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं था। दूसरी तरफ कॉल कर उसके उर्वशी उसे धमकी भरे मैसेज करती रही, तुम घर वापस लौट गए हो। आदित्य के पास फ़िलहाल उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इशिता उसके बचपन की मंगेतर है और अब उसके माँ बाप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। वह अपने दिमाग प्लान करने लगा था कैसे इस अचानक से रिश्ते से छुटकारा हासिल करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उर्वशी का हक था। वह जगह इशिता को कभी नहीं देने वाला था। भले ही वह दोनों एक दूसरे के दोस्त थे लेकिन वह अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्यार भी करते थे। उर्वशी का पता नहीं वह लालच में आकर आदित्य से प्यार कर बैठी थी, पर आदित्य तो उसे प्यार बहुत करता था। जैसे तैसे करके रात बीत गई। सुबह होते ही उसकी इशिता उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। आदित्य, हमें सिर्फ सच सुनना है। और क्या इशिता जो कह रही है वह सच है। शहर वाले घर में कल तुम्हारे साथ कोई लड़की थी। अपने पापा के शब्दों पर वह इस वक्त खुद को ज़मीन में धंसा हुआ महसूस कर रहा था और यह सब सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ी उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से था। आदित्य कहने लगा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इस लड़की की हर बात पर आप भरोसा कर लेंगे। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरे सर पर हाथ रख करके कहो कि शहर में कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है। उमा सिंह ने बोले। आदित्य पूरी तरह से हड़बड़ा गया था और बोला, पापा वह सिर्फ मेरी एक दोस्त है। यह बेवकूफ़ लड़की न जाने क्या समझ रही है और यह कुछ भी बोले जा रही है, मैं इसकी जान ले लूँगा। यह सुनकर उमा जी ने गुस्से में आगे बढ़े आदित्य का रास्ता रोकते हुए उसके पीछे किए और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। आदित्य पूरी तरह से हैरान हो चुका था, अपने पापा को देखने लगा था। यह पहली बार था जब उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया था। आदित्य की आंखों में फैली अविश्वास की झलक देखकर उमा जी गहरी सांसें भरकर रह गए थे। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने जवान बेटे पर हाथ उठाकर शर्मिंदा हो रहे थे, फिर भी उन्होंने खुद को कमज़ोर साबित नहीं होने दिया और कहने लगे, इशिता तुम्हारी होने वाली पत्नी है, बचपन में ही तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसकी विदाई तुम्हारे साथ ही होगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर और ख़ानदान की बहू
केवल इशिता ही होगी। अगर तुमने किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। उनके शब्दों में आदित्य को हिला दिया। वह यह नहीं जानता था कि उसके पापा इतना सख्त फैसला कैसे ले सकते हैं। आदित्य बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में हो गया था और इन सब की वजह इशिता थी, यह मान चुका था। उसने इशिता पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भरा नज़र डाला। सरोजनी कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी भैया तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते को इतना सीरियसली ले लिया है। सरोजनी ने इशिता की ओर देखते हुए कहा। इस बीच इशिता बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। वह जानती थी कि आदित्य के पापा ने उसे थप्पड़ मारा है और आदित्य उससे बदला लेने के लिए सोच लिया था। अब उसकी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका था। अचानक से अगली सुबह इशिता की आंखें खुली तो उसके परिवार वाले पास के गांव में ही शादी में चले गए थे। सरोजनी इशिता को भी चलने को बोली लेकिन इशिता की तबीयत ठीक नहीं थी, वह सो रही थी। अपने भारी सर को संभाले हुए जैसे ही उठने की कोशिश करी, वापस बिस्तर पर गिर गई। तभी उसकी नज़र सामने गई। सामने आदित्य गुस्से में खड़ा उसे घूर रहा था। आदित्य को देखते ही इशिता के हाथ पैर कांपने लगा था। वह बिस्तर से उठी और दूर जाकर के खड़ी हुई और कहने लगी, आप यहाँ पर। वह कहने लगा, बचपन की मंगेतर हो, हक रखता हूँ तुम्हारे साथ इस रिश्ते को मजबूत बनाने का। आदित्य ने ठंडी सांसें लेकर कहा, कैसा रिश्ता? आखिर करना क्या चाहते हो? इशिता डरते हुए पीछे हट गई। बच्ची हो तो सिर्फ उम्र में ही हो, लेकिन बाकी सब तुम अच्छे से जानती हो, इसीलिए इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो। रिश्ता मजबूत कैसे किया जाता है, साफ शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारना चाहता हूँ। पूरी रात गुजारने का मतलब समझती हो ना? आदित्य ने बड़ी ही अजीब लहजे में कहा था। इशिता डरते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं यह सब? वह सब मेरे मुंह से निकल गया था। वह पूरी तरह से घबरा गई थी क्योंकि आदित्य के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे इस वक्त। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अजय, अर्नव, तुम मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो ना और चलो, मुझे नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा ही मैं थक चुका हूँ। कल ही मेरी शादी है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो और मेरी बहन को भी कर रहे हो? मधु, अजय भाई, क्या सच में अर्नव भाई आशी को परेशान कर रहे हैं? ओहो सॉरी आशी भाभी। अजय, आशी से पूछ लेते हैं ना। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि अर्नव आशी को परेशान कर रहा है। अर्नव, आई नो। हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है? तुम खुद ही आशी से पूछ लो। आशी सामने बैठी है। जान, क्या मैं आपको परेशान किया? आशी अर्नव को देखते हुए कहने लगी, नहीं तो। अजय भाई, अर्नव जी मुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं अभी, पर हाँ परेशान करते हैं तो, बट अभी तो नहीं कर रहे हैं। तभी शकुंतला जी पीछे से आई और कहने लगी, क्यों अर्नव बेटा, मेरी आशी को क्यों परेशान करते हैं आप? अर्नव पीछे मुड़कर देखता है तो सरोजनी जी और लता जी खड़ी थी। लता जी कहने लगी, हाँ अब वह मेरी बेटी है और मेरी बेटी को परेशान आप नहीं कर सकते हैं। इतना कहते हुए वह आशी के पास आकर के उसके बेड पर बैठ गई और कहने लगी, दिखाओ आशी बेटा, आपकी मेहंदी कैसी रची है? आशी बहुत ही खुश होकर के अपने हाथ आगे करके कहने लगी, देखिए माँ। सरोजनी जी भी आई और आशी के पास बैठ गई। वह भी आशी की मेहंदी देखने लगी और कहने लगी, बहुत ही अच्छी रंग लाई है आपकी मेहंदी। सच में अर्नव तो बहुत ही आपसे प्यार करते हैं, उनका प्यार तो आपकी मेहंदी पर खूब दिख रहा है। यह सुनकर के अर्नव सरोजनी जी के बगल में बैठते हुए उनको अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, ऑफ कोर्स दादी माँ, मैं तो आशी को अपनी जान मानता हूँ और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं मैं आशी से कितना प्यार करता हूँ। यह भी बताने वाली बात है। मधु मुँह बनाते हुए कहने लगी, कोई मेरी भी मेहंदी देखेगा या नहीं? और वह सरोजनी जी के पास आई और कहने लगी, दादी माँ मेरी भी मेहंदी देख लीजिए ना। लता जी आगे बढ़कर कहने लगी, आपकी भी मेहंदी बहुत अच्छी है बेटा। आप वैसे सोचती हैं कि हम लोग आपकी मेहंदी नहीं देखते, आशी के बाद आपकी मेहंदी देखने आते और आपकी भी मेहंदी बहुत ही रंगलाई है। कहीं आपके भी प्यार करने वाले कोई है तो नहीं कहीं? इतना सुनते ही मधु शर्मा गई और शकुंतला जी के गले लग गई और कहने लगी, आंटी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी लाइफ में कुछ करना है, अभी मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। अर्नव, वेल डन माय सिस्टर, ऐसे ही तुम आगे बढ़ती रहो। लता जी अजय के पास गई और कहने लगी, कल शादी है ना तुम्हारी?
तो सिमरन से बात कर लेना, कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बच्ची तुमसे हर वक्त दूर रहती है। उसे तुम समझाया करो। अगर मिस्टर शर्मा यहाँ रहते तो अलग ही बात होती, कितना मौज मस्ती करते हम लोग। सरोजनी जी कोई बात नहीं है लता, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उन लोगों के घर पर रिवाज नहीं है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं कि वह लोग लड़के के घर में रह कर के शादी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी भी बात सही है। हम लोग चलो चलते हैं बच्चों, सबको आराम करने देते हैं। कल शादी है तो बच्चों जल्दी उठ जाना और जल्दी से सो जाइए आप सब लोग। लता जी कहने लगी। अजय अर्णव को साथ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बहुत ज़्यादा ही कल रस्में करनी है, तुम थक जाओगे। और आशी बेटा आप भी सो जाओ, मधु आप भी, सब लोग सो जाइए। सरोजनी जी बेड से उठते हुए जाने लगी और अर्णव से कहने लगी, अर्णव आशी को परेशान नहीं करेंगे आप, मुझे पता है आप आशी को बहुत परेशान करते हैं, तो शादी तक उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना है। अर्णव अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपकी आशी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मगर अपनी जान को तो परेशान कर सकता हूँ ना। सरोजनी जी बिल्कुल नहीं। अर्णव ओके ओके दादी माँ, फिर शादी के बाद तो परेशान कर सकता हूँ ना। सरोजनी जी शादी के बाद भी परेशान नहीं कर सकते हो। अर्णव दादी माँ तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। सरोजनी जी आशी को परेशान क्यों करना, आप तो प्यार करते हैं ना आशी से, तो फिर परेशान क्यों करते हैं। दादी माँ आप समझती क्यों नहीं हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन उनको परेशानी नज़र आती है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि मैं परेशान ना बाबा ना, कतई परेशान मैं तो अपनी जान को कर ही नहीं सकता हूँ। आशी दादी माँ अर्णव जी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, सब गलत समझ रहे हैं। यह सुनकर के वहाँ पर सभी लोग आशी को देखने लगे। अजय आशी के पास आया और कहने लगा, वाह मेरी बहन आज से ही अपने होने वाले हस्बैंड की साइड लेने लगी, अभी शादी भी नहीं हुई है और देखिए मोहतरमा को। आशी शर्मा गई, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। लता जी और सरोजनी जी दरवाजे से ही खड़े होकर के आशी को देख रहे थे। कहने लगे, अच्छी बात है, आज से ही अपने पति का साइड लेना कोई गलत बात नहीं है। अजय हमारी आशी बिल्कुल समझदार है, वह जो करती हैं बहुत ही सोच समझ कर करती हैं, और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप तो अर्णव को अच्छे से जानते हैं ना कि वह जिसे दिल के करीब मानते हैं उनके साथ वह एकदम बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अजय अपना सर हाँ में हिलाया और कहने लगा, हाँ दादी माँ मुझे पता है, आप लोग रेस्ट करिए, मैं भी अर्णव को लेकर कमरे में रेस्ट करने के लिए जाता हूँ। लता जी और सरोजनी जी अपने कमरे में चली गई। अजय कहने लगा, कोई बात नहीं है आशी, अर्णव बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अर्णव को बचपन से दोस्त और दोस्त कम भाई हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि अर्णव कैसा है। इसके पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ मरती थी, पर आज तक ये किसी को भी घास नहीं डाला है, और आज तुम्हारे पीछे ऐसे है कि लगता ही नहीं है कि मैं जिस अर्णव को जानता हूँ वह यह अर्णव है। आज मेरा भाई बहुत बदल चुका है और वह वजह आप हैं। आशी अजय के गले लग गई। आशी कहने लगी, हाँ भाई मुझे पता है, अब आप लोग जाइए, हम लोग सोना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। अजय उसके बेड से उठा और जाने लगा। जब अर्णव उसके पीछे नहीं आया तो वह अर्णव का हाथ पकड़े हुए उसे ले जाने लगा, पर अर्णव तो अभी आशी को ही देखे जा रहा था। आशी भी अर्णव को ही देख रही थी। अर्णव आशी के पास आया और कहने लगा, मेरी गुड नाइट किस्सी कहाँ है बेबी। यह सुनकर के आशी शर्मा गई कि अर्णव सबके सामने यूं ही कैसे बोल सकते हैं। वह शर्म से अपनी नज़रों को झुका ली और कहने लगी, आप जाइए ना, सो जाइए। इतना सुनते ही अजय वहाँ से चला गया। मधु वॉशरूम में चली गई। सब लोग समझ गए कि उन्हें अभी इस वक्त प्राइवेसी चाहिए, पर अर्णव आज सब कुछ समझ रहा था। वह धीरे से अपने दोनों हाथों से आशी के चेहरे को पकड़ा और उसके माथे पर किस कर दिया। कहने लगा, आप भी करो। आशी ने भी दोनों हाथों से अर्णव के फेस को पकड़कर उसके माथे पर किस कर दी और कहने लगी, अब आप जाइए। अर्णव आशी का हाथ पकड़े हुए था और उसे सहलाते हुए कहने लगा, आई लव यू माई जान।
आरसी भी उसके गले लग गई और कहने लगी, आई लव यू टू माई फ्यूचर हस्बैंड। इतना सुनकर के अर्णव मुस्कुरा उठा। मधु भी वॉशरूम से आ गई। इधर अर्णव का फ़ोन अर्णव के कमरे में था और वह काफ़ी देर से बज रहा था। अजय अर्णव के फ़ोन को ही अर्णव के पास लेकर आ रहा था उसे देने के लिए, पर वह यह देख कर के दरवाजे के पास रुक गया और वह देख करके बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था कि आरसी और अर्णव सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। उन दोनों में कितना प्यार है सच में। वह दोनों दूर रहकर भी दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझ जाती हैं। रिश्ता हो तो ऐसा सच में दोनों बेपनाह इश्क करते थे। मधु को देखते ही आशी अर्णव से दूर हुई। अर्णव कहने लगा, मधु आप सो जाओ और आशी आप भी सो जाइए। वह जैसे ही उठ कर के बेड से जाने वाला था, अजय फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के अर्णव के पास आया और कहने लगा, देख भाई किसी का फ़ोन आ रहा था और बहुत सारे मिस कॉल भी आए हुए हैं, देख ले कुछ ज़रूरी होगा। इतना कहकर अर्णव के फ़ोन को उसे दे दिया। अर्णव जब अपना फ़ोन देखता है तो इस पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे और वह फ़ोन किसका था वह तो अब अर्णव ही जानता था। वह फ़ौरन से फ़ोन देखते ही कहने लगा, अजय तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं बात करके आता हूँ, ज़रूरी है। अजय ओके जल्दी आना। अर्णव वहाँ से टेरिस की तरफ चला जाता है और वह अपना फ़ोन कानों के पास लगाया हुआ किसी से बात कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के आदमी थे जिसे कि आशी के अंकल आंटी को इस शहर से निकालने का जिम्मेदारी दिया हुआ था। वह आदमी कह रहा था, सर आपने जिस आदमी और औरत को इस शहर से बाहर जाने के लिए बोले थे, वह आदमी और औरत आपके दुश्मन के पास पहुंच चुके हैं और वह दुश्मन दिग्विजय कुमार उन आदमियों के जरिए कुछ करना चाहता है। इतना सुनते ही अर्णव काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा भी पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा था और कहने लगा, उसकी इतनी हिम्मत कि वह यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है मैं किसी को भेज रहा हूँ, संभाल लेना तुम। इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर देता है और फ़ौरन से फिर से कहीं फ़ोन लगाता है और कहने लगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क आ चुका है तो यह सब देखो क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ ही परेशान हो। फ़ोन के दूसरे साइड से ओके अर्णव। इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया गया। अर्णव गुस्से में तिलमिला उठा था और कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत की तो। इतना कहकर वह अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया। फिर कुछ देर रिलैक्स होने के बाद वह नीचे आया और सीधे अपने कमरे में गया और अजय जो कि इस वक्त वॉशरूम में था उसे फ़ौरन से वॉशरूम से बाहर हाथ पकड़कर लेकर आया और उसे सारी बातें समझाया। अजय इस वक्त वह भी परेशान हो गया। यह बात सुनकर कहने लगा, क्या ऐसा कुछ हो गया है तो फिर क्या तुमने उसे बताया? अर्णव कहने लगा, जी हाँ मैंने उसे सब कुछ बता दिया और बोल भी दिया संभालने को। अजय अच्छा अब सो जाओ चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग सो गए। अगली सुबह फ़ोन की रिंग की वजह से अर्णव की आंखें खुली। वह फ़ौरन से फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी साइड से बहुत ही कड़क आवाज़ से अर्णव की पूरी तरह से नींद खुल चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कुमार था। कहने लगा, मिस्टर खुराना मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा तुम करोगे। तुम तो पहले से ही मुझे बर्बाद कर चुके थे। अब मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा दिया जो कि तुम यह कर बैठे। इतना सुनते ही अर्णव कहने लगा, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या किया है। अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। इतना कहकर अर्णव फ़ोन कट कर दिया और वह फ़ौरन से किसी को फ़ोन लगाया। उधर से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ आया, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी वाइफी को प्रॉब्लम होगी, समझे। अर्णव स्माइल करते हुए कहने लगा, यार तुम हर वक्त इतने सीरियस मूड में क्यों रहती हो? चिल करो और हाँ शाम को आना मत भूलना क्योंकि आज अजय की शादी है। इतना सुनकर सामने से आवाज़ आई, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, फिर तुम एक ही बात को क्यों बार बार कहते हो? इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अर्णव ने भी तेज आवाज़ में कहा, पर तुम तो जानते हो ना कि मैं किस कारण से वहाँ नहीं आ सकता हूँ, फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? अर्णव
मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बस आ रहे हो। इतना कह करके वह फ़ोन रख दिया। अजय भी उठ गया और कहने लगा, कौन है भाई? अर्नव। और कौन हो सकता है, वही शैतान का बच्चा। यह सुनकर के अजय स्माइल करने लगा और बोला, क्या वो आ रहा है? अर्नव, आना तो उसे पड़ेगा ही हर हाल में। यह सुनकर के दोनों एक दूसरे को देख करके हंस पड़ते हैं और दोनों उठकर जल्दी से वॉशरूम में जाते हैं, पर दोनों एक साथ ही दौड़ पड़े थे। अर्नव कह रहा था, मैं पहले जाऊंगा। अजय कह रहा था, मैं पहले जाऊंगा। पहले पहले के चक्कर में दोनों लड़े जा रहे थे। तभी सरोजनी जी आती हैं और कहने लगी, क्या आप दोनों बच्चे की तरह लड़ाई कर रहे हो? ऐसा कौन करता है? आप लोगों की शादी होने वाली है और इस तरह से बच्चों वाली हरकत शोभा नहीं देते हैं। अर्नव, दादी माँ देखिए ना, यह मुझे जाने नहीं दे रहा है। अजय, दादी माँ यह मुझे नहीं जाने दे रहा है। तभी पीछे से लता जी आई और कहने लगी, यह सब मजाक मस्ती बाद में कर लेना, आप दोनों पहले बहुत रस्में करनी है। अर्नव बेटा, आप अजय को जाने दो। सरोजनी जी, हाँ अर्नव बेटा, आप तो समझदार हो ना। अर्नव कहने लगा, यस दादी माँ, मैं बहुत समझदार हूँ, जाओ तुम ही पहले। वह अजय को हाथ के इशारे से कह रहा था। अजय स्माइल करते हुए अर्नव के गले लग गया और कहने लगा, थैंक यू भाई, और वह फ़ौरन से वॉशरूम में भाग गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। यह देख कर के बाहर खड़ी लता जी और सरोजनी जी की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि यह तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनका बचपन वापस आ गया। यह देखकर लता जी भी हंस पड़ी थी और दोनों खुश थी कि आज भी ये दोनों बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं, और कहने लगी, अर्नव बेटा जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ और अजय को भी रेडी कर दो और फ़ौरन से नीचे आ जाइए आप सब लोग। लता जी चली गई थी, पर सरोजनी जी अभी जा ही रही थी कि अर्नव ने सरोजनी जी का हाथ पकड़ के कहने लगा, दादी माँ एक बात आपसे कहनी है। सरोजनी जी रुक गई और कहने लगी, क्या बात है बेटा? अर्नव, दादी माँ वह भी आ रहा है। सरोजनी जी, वह भी कौन? तभी उनके दिमाग में किसी की छवि नजर आई और वह फ़ौरन से अपने सर को झटक दी और कहने लगी, नहीं यह नहीं हो सकता है। अर्नव सरोजनी जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, प्लीज़ दादी माँ बात समझने की कोशिश करिए ना, उसकी क्या गलती है, आप प्लीज़ समझिए। तभी आसी आकर कहने लगी, किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? कौन गलत नहीं है? सरोजनी जी, कोई नहीं बेटा, बस आप रेडी हो गई? नहीं दादी माँ, मुझे कुछ काम है आपसे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। अर्नव, दादी माँ प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए ना, उसकी क्या गलती है? वह तो ना समझे ना दान है। आप क्यों इस तरह से जिद करके बैठी हैं? वह भी तो आपका बेटा है ना, फिर आप इस तरह से क्यों ऐसे कर रही हैं? और इस वक्त सरोजनी जी को बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह किसी को बुलाया हुआ था। वह कौन था वह तो वक्त आने पर पता चलेगा। सरोजनी जी थक हार करके हाँ बोल दी। यह सुनकर के अर्नव वह ज़्यादा ही खुश हो गया और सरोजनी जी के गले लगा लिया। सरोजनी जी आशी का हाथ पकड़े हुए अर्नव के कमरे से लेकर चली गईं। अर्नव इस वक्त आशी को भी गले लगाना चाहता था, पर वह अपने आप को रोक लिया। आशी को बस जाते हुए देख रहा था। आशी भी अर्नव को पीछे पलटकर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह लोग किस बारे में बातें कर रहे थे। आशी सरोजनी जी से पूछने लगी, दादी माँ किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? कौन आ रहा है? सरोजनी जी एक बार आशी के तरफ देखती है और कहने लगी, बेटा खुद ही आपको पता चल जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। आशी अभी कुछ समझ पाती कि सिमरन उसे बुला ली। इधर अजय वॉशरूम से बाहर निकला और कहने लगा, क्या दादी माँ मान गई? अर्नव बहुत ही खुशी के साथ अजय के गले लग गया और कहने लगा, हाँ भाई दादी माँ तो मान गई। इस बार अजय तो चल जल्दी से फ्रेश हो जा और रेडी होकर के बाहर मिलते हैं। मैं उसको बता देता हूँ कि वह आ जाए। ठीक है भाई। इतना कहकर कि वह वॉशरूम में चला जाता है। अजय किसी को कॉल करता है और वह कहने लगा, क्या हाल है बच्चा? उधर से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ शेर कैसे हो? अजय, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, जल्दी से आ जाओ, दादी माँ मान गई हैं। इतना सुनकर के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या यह तो नई बात हो गई? अजय,
हाँ फ़ौरन से आ जाओ। ओके। सब लोग बाहर गार्डन के एरिया में चेयर पर बैठे हुए थे। सिमरन के घर वाले भी आ गए थे सिमरन की हल्दी लगाने। यह सारी रस्में अर्नव के घर के बाहर गार्डन एरिया में ही हो रही थी, क्योंकि सिमरन के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि लड़के के घर से शादी हो, इसलिए अर्नव के घर से ही, वह भी गार्डन एरिया के तरफ से ही सारी तैयारियां की गई थी। आसी आज येलो साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थी। वह अभी अपने रूम में ही थी। सिमरन भी आसी के रूम में ही, वह सब एक साथ ही रेडी हो रही थी। मधु अपने कमरे में थी। मधु की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वह अभी रेस्ट कर रही थी, पर वह भी तैयार होने के लिए आसी के कमरे में गई। आशी मधु को देखकर कहने लगी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मधु कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशी भाभी, बस आप मुझे जल्दी से रेडी कर दीजिए। दवा खाने के बाद मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। आशी ने भी मधु की मदद की और वह फ़ौरन से रेडी हो गई। उधर अर्नव और अजय भी रेडी हो गए थे। येलो और वाइट कुर्ते पजामे में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लुक दे रहे थे। दोनों एकदम एक जैसे ही दूल्हे लग रहे थे। कोई भी देखे तो दोनों को ही दूल्हा मान बैठता। वह लोग गार्डन एरिया में जाकर के चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी एक शख्स बहुत ही रौबदार चाल के साथ, जो कि लंबा चौड़ा कद, भारी भरकम बॉडी, 6 फुट 5 इंच का हट्टा कट्टा इंसान, ऐसा लगा जैसे कि मानो वह आर्मी मैन हो। कैलाश जी उस इंसान को देखकर पूरे हैरान थे और फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगे। किशोर जी देख कर के फ़ौरन से अपने जगह से उठ खड़े हुए और कहने लगे, बेटा तुम आ गए, इतने दिन लगा दिए आने में। यह सुनकर के आसपास के सभी लोग उस इंसान को देखने लगे। तभी अर्नव उस इंसान से जाकर गले लग गया और कहने लगा, कैसा है भाई, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वह शख्स बहुत ही रौबदार आवाज़ में, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वह फ़ौरन से किशोर जी का पैर छूता है। किशोर जी उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। उस शख्स का नाम विजय खुराना था। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि अर्नव के बड़े पापा का बेटा कैलाश जी के भी पैर छूता है। वह भी कहने लगे, बहुत दिन बाद आए हो बेटा, क्या अब जाकर याद आई है हमारी? विजय कहने लगा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बात दरअसल यह था कि वह अभी कुछ आगे बोलता कि तभी सरोजनी जी अंदर से आती हुई दिखी और विजय यह देख कर के चुप हो गया। वह फ़ौरन से जाकर के सरोजनी जी के पैर छूता है। सरोजनी जी कहने लगी, बस बस खुश रहिए, जीते रहिए, और आगे कुछ नहीं कहती। विजय अभी कुछ कहता दादी माँ, पर सरोजनी जी वहाँ से आगे बढ़ गई। उनके पीछे मधु थी। मधु विजय को देखकर तो पूरी तरह से हैरान थी और वह दौड़ करके विजय के पास गई और कहने लगी, भाई आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ही मिस की। इतना कहकर वह विजय के गले लग गई। विजय भी उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, माय डियर बेस्टी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। तू कैसी है? मधु, मैं अच्छी हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तभी पीछे से आसी आ रही थी। वह देखती है कि एक लंबा चौड़ा इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मधु के गले लग रहा था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर यह इंसान है कौन? इसका तो इस घर में कभी भी कोई जिक्र ही नहीं किया, और ऐसे मधु को मिलते हुए देखकर तो यह लग रहा है कि ज़रूर यह घर का ही कोई है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। यह कौन हो सकता है? ना ही किसी ने इस इंसान के बारे में जिक्र ही किया। वह अभी यही सब सोच रही थी और वहीं खड़ी थी। तभी सिमरन आशी के करीब आई और कहने लगी, क्या हुआ आशी, आप इस तरह से क्या सोच रही हैं? आशी उस इंसान को ही देखे जा रही थी। तभी सिमरन आशी के नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि यह तो विजय को देख रही है। आशी को सिमरन हाथों से पकड़ के उसे होश में लाई और कहने लगी, आप कहाँ खो गई हैं? आशी चौंक कर कहने लगी, कुछ नहीं सिमरन, आप जिसे देख रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि अर्नव के बड़े पापा के बेटे हैं। आशी बहुत ही हैरान नज़रों से सिमरन की बातें सुन रही थी और बोली, पर आज तक इस घर में किसी ने भी इनका नाम तक नहीं लिया, ना ही कोई बात किया सिमरन, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि इनके नाम नहीं लिया जाता। इस घर में आप
उनके बारे में अर्नव से ही पूछ लीजिएगा। इतना कह कर के सिमरन आगे बढ़ गई और वह भी विजय से हेलो बोलती है, क्योंकि विजय और सिमरन भी एक दूसरे को पहले से जानते थे और मिल भी चुके थे सिवाय आशी के। तभी लता जी आती हैं और सिमरन को ले जाकर हल्दी वाले मंडप में बैठा देती हैं। आशी धीरे धीरे कदमों से चल कर के बाहर की तरफ आ रही थी। विजय अर्नव के करीब जाकर कहने लगा, तो जनाब कहाँ है आपकी होने वाली वाइफी? सब लोग दिख रहे हैं पर वह तो नहीं दिख रही हैं, और वैसे भी सब लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ, पर आपकी वाइफी कहाँ है? उन्हीं से तो मिलना है मुझे, खास करके बताइए। इतना कह कर के वह अर्नव का बड़े ही मज़े ले रहा था। अर्नव भी नजरें चारों तरफ घुमा करके देख रहा था, यही तो होनी चाहिए, कहाँ है मेरी जान? तभी उसकी नज़र अंदर से बाहर आती हुई आसी पर गई और कहने लगा, देख भाई तेरी भाभी आ रही है। विजय अर्नव के इशारे की तरफ नज़र उठाकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है? आज पहली बार आसी ने साड़ी पहनी हुई थी, उस साड़ी में देखकर गजब की लग रही थी। अर्नव भी उसे देखकर पूरी तरह से पागल हो रहा था। यह देखकर के वह आसी के पास गया और कहने लगा, आसी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। विजय अभी भी आसी को ही देखे जा रहा था। आसी इस वक्त अपने ही सोच में गुम थी, पर अर्नव के बोलने पर वह होश में आई और कहने लगी, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? अर्नव वह विजय के पास लेकर गया और कहने लगा, देख भाई तेरी भाभी कैसी है? विजय आसी को देखकर कहने लगा, अर्नव भाई कहाँ से हूर की परी मिल गई है तुझे? मैं तो कभी नहीं सोचा था कि तुझे भी कोई लड़की पसंद आ जाएगी, और तुम तो लड़कियों को देखते तक नहीं थे, तो फिर कैसे यह सब कांड कर बैठा और मुझे बताया तक नहीं? इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, बस सोच ले यह मेरे लिए एंजल है, एंजल, इसीलिए तो मैं किसी लड़की को भाव तक नहीं देता था। इतना सुनकर विजय हंसने लगा। अर्नव आसी मैं तो भूल ही गया आपको बताने के लिए, यह है मेरे बड़े पापा का बेटा विजय खुराना। विजय अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देख कर के आशी अर्नव को देखने लगी। अर्नव भी आंखों से इशारे कर दिया। आशी अपना हाथ आगे करके विजय से हैंड शेक कर ली। विजय भाभी जी आप इतना डरिए मत, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रही हैं मेरे बारे में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ एकदम से फ्रेंडली रहिए और आगे मैं ही आपको गाइड करने वाला हूँ। यह तो बिल्कुल आपके प्यार में पागल है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। और वह फ़ौरन से आसी के कंधे पर हाथ रखकर आसी को अर्नव से दूर लेकर जाने लगा। यह देखकर के अर्नव भी खुश था लेकिन उदास हो गया, पता नहीं क्यों उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। फिर वह सर झटक दिया और कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, यह तो मेरा भाई है आसी, पर मुझे पूरा विश्वास है। विजय आसी को साइड में ले जाकर कहने लगा, आपने मेरे बारे में इस घर में बिल्कुल भी बातें करते हुए या फिर मेरा नाम तक नहीं सुना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस वक्त अर्नव और मधु के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मेरे पापा ही ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ उस वक्त अस्पताल में एडमिट थी और उस वक्त मैं ही जन्म लेने वाला था। इसके वजह से मेरे पापा थोड़े फास्ट ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पापा के साथ साथ अर्नव के मम्मी पापा का भी डेथ हो गया। पर मेरा उससे जन्म से क्या लेना देना, मुझे तो इस दुनिया में आना था और मैं आ गया। पर दादी माँ ने मुझे बहुत ही अपशगुन मान ली और मुझे और मेरी माँ को आधी जायदाद दे करके अपने आप से अलग कर दी और अर्नव को अपने प्यार के छाँव में पाल पोस कर बड़ा की। मैं तो बस अर्नव से बात करता हूँ और अर्नव की वजह से ही यहाँ आया हूँ, वरना मुझे यहाँ पर किसी से भी कोई मतलब नहीं है। और जो भी आपके दिमाग में सवाल थे और पूरी तरह से क्लियर हो गए। आसी हैरान नज़रों से विजय की ओर देखकर, पर आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है? विजय, क्योंकि मेरा दिन रात का यही काम है, मैं इंसान की शक्ल देखकर पढ़ सकता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। आसी, तो क्या आप साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर? विजय स्माइल करते हुए कहने लगा, जी नहीं, मैं एक खुफिया एजेंट हूँ। अर्नव भी यह सारी बातें सुन रहा था और आकर कहने लगा, क्या बातें हो रही है भाभी और देवर में? तभी आसी कहने लगी, आपको क्यों बताऊँ मैं?
मेरी और भाई के बीच की क्या बातें हो रही है। आरसी के इस तरह से बोलने से विजय आरसी को ही देखने लगा। वह इंसान को पढ़ना अच्छी तरह से जानता था और वह समझ गया कि आरसी बहुत ही अच्छी लड़की है। वह औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती है। अर्नव आरसी के इस तरह बोलने से आरसी के हाथ पकड़ के कहने लगा, आप नहीं बताएंगी मुझे तो फिर कौन बताएगा। देवर के आते ही, जान पहचान होते ही आप मुझे इस तरह से बदल गई। ऐसा नहीं हो सकता है माईजान। और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरसी पूरी तरह से हैरान नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। सब लोग सिमरन को हल्दी लगाते हुए देख रहे थे और कुछ लेडीज सिमरन को हल्दी लगा भी रही थी। सब लोग इधर उधर अपने अपने कामों में बिजी थे। आरसी यह देख कर के बिल्कुल हैरान हो गई। अर्नव इस तरह से विजय के सामने ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरह से करते हुए देख लेगा तो कोई क्या सोचेगा। अर्नव आरसी को इस तरह हैरान नज़रों से देखा तो कहने लगा, आप घबराइए नहीं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। आरसी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी नज़रें पूरी तरह से झुक गई थी। विजय बिल्कुल उसके पास खड़ा था। यह देख करके विजय कहने लगा, अर्नव छोड़ दे भाभी को, वह एम्बैरेसिंग फील कर रही है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, क्या यार तुम भी आकर के मुझे ही बोलने लगा। यह तो अजय बोलता ही था, अब तो भी सब लोग आशी के ही साइड हो जाते हैं, है ना आशी। आशी मेरी जान है, इतना कह करके उसके गाल पर किस कर लिया। यह देख करके विजय स्माइल कर दिया और कहने लगा, ट्रू लव आशी भाभी, आप नहीं जानती हैं मेरे भाई को, यह बहुत ही शरारती है, आपको भी पटाने के लिए बहुत कुछ किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई और बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।